हेलो गाइस। हम यहाँ पे पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत को डिस्कस करेंगे। और जो मेरा पढ़ाने का तरीका होगा पॉलिटी को, वो बिल्कुल अलग होगा थोड़ा। मैं नहीं चाहता कि मैं इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ाऊँ, क्योंकि वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपके एग्ज़ाम्स में भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आते हैं क्वेश्चंस, तो चीज़ें जो होती हैं वो बाद में आप रिलेट कर सकें, इसलिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है कि इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ना। तो हम जो जितना भी पॉलिटी डिस्कस करेंगे वो उसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में डिस्कस करेंगे। और हम शुरुआत करेंगे अपने चैप्टर से पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि आप पार्लियामेंट चैप्टर से आप हर किसी चीज़ के बारे में, पूरी पॉलिटी के बारे में एक ओवरव्यू ले लोगे। लेकिन अगर आप पॉलिटी में किसी और चैप्टर को पढ़ोगे, स्पेशली मान लो अगर आप प्रेसिडेंट पढ़ते हो, प्राइम मिनिस्टर पढ़ते हो, तो आप प्रेसिडेंट के बारे में पूरी तरीके से जानोगे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूरी तरीके से जानोगे। लेकिन आप पार्लियामेंट पढ़ोगे तो आप हर किसी के बारे में पहले एक ओवरव्यू ले लोगे, एक अंदाज़ा आपको हो जाएगा। उसके बाद आप अलग अलग जा कर के सब कुछ में एक ही चैप्टर को मैं कवर करूँगा। तो हमारा जो शुरुआत है वो पार्लियामेंट से है, और मैं पूरी तरीके से इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ाऊँगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी थोड़ी शुरुआत में, अगर आप इसके हैबिचुअल नहीं होगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा, ये मैं आपको कॉन्फिडेंस से कहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बेटर वे है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। कुछ अगर मैं आपको हर क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें होगा तो बाकी आप सब कर सकते हो इसमें। चलो तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 54 है। 54 से कंफ्यूज मत होना क्वेश्चन से, सब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत है। द मेंबर ऑफ नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा एंड लोकसभा रिस्पेक्टिवली। तो कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा में? तो जो मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं वो होते हैं आपके राज्यसभा के अंदर 12 और लोकसभा के अंदर 2। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और जो 2 मेंबर नॉमिनेट होते हैं लोकसभा के अंदर, ये दोनों मेंबर जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन कौन है? एंग्लो इंडियंस वो हैं, जब जैसे अंग्रेज़ हमारे देश में शासन किए तो बहुत से लोग ऐसे थे जो इस देश में, अंग्रेज़ ऐसे थे जो इस देश के अंदर बस गए। तो जो उनकी कम्युनिटी है उनको कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पार्लियामेंट के अंदर 2 सीट दी गई। ये लोग उन कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे और इनको प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करेंगे, क्योंकि इनकी इतनी पॉपुलेशन तो है नहीं कि ये कोई इलेक्शन लड़ पाए, ये कोई हमारे उसके अंदर कोई इफेक्ट डाल पाए, तो इसलिए इनको अलग से नॉमिनेट किया जाता है। अब इनका प्रभाव कितना पड़ता है? इनका प्रभाव अब ज़्यादा कुछ नहीं है। इनको 2020 तक ही ये किया गया है कि एंग्लो इंडियन की 2 सीट होगी। इट मे बी पॉसिबल है कि 2020 के बाद मे बी गवर्नमेंट जो है वो इनकी सीट्स को हटा दे, तो शायद आपको फ्यूचर में शायद 550 सीट्स ही दिखें टोटल आपको लोकसभा के अंदर। तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। विच शेड्यूल डील विद द एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा टू द स्टेट एंड ए यूनियन टेरिटरी? कौन सा ऐसा शेड्यूल है जो डील करता है सीट के एलोकेशन को लेकर के इन द राज्यसभा में टू द स्टेट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी के? तो पहले बताइए जानो कि इस समय जैसे अभी चेंजेस जो हुए हैं आफ्टर रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370, हम सब जानते हैं। तो इसमें एक बात, जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो बदली हुई हैं, क्योंकि हमारे सामने 2 यूनियन टेरिटरीज एक्स्ट्रा आ गई। कौन कौन सी आ गई? एक तो जम्मू एंड कश्मीर आया और एक लद्दाख आया। तो पहले हमारे पास यूनियन टेरिटरीज थी हमारे पास पहले 7, तो 2 हुआ तो इस हिसाब से 9 होना चाहिए था, लेकिन नहीं, यूनियन टेरिटरी कितनी हमारे पास है? 8। 8 क्यों है? क्योंकि हमारे पास यूनियन टेरिटरी प्रेजेंट टाइम में 8 हैं। 8 इसलिए हैं क्योंकि दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया है, इनको एक किया गया है। तो इसलिए इनको एक करने की वजह से जो यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं वो 8 हो गई हैं। इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो कैपिटल है वो आप सिलवासा ही है, ठीक है, या दमन भी है और सिलवासा दोनों इसकी कैपिटल हैं इसमें प्रेजेंट सिनेरियो में।
तो इसको याद रखना, 8 स्टेट्स हैं और स्टेट तो आपको पता है 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, स्टेट आपको पता ही होगा 28 हैं, क्योंकि पहले कितनी थी 29 थी, जो कि घट के कितनी हो गई 28। तो इस टू बी रिमेंबर टू यू। इसके बाद हाँ, तो क्वेश्चन ये था कि कितने लोग मतलब कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी से कितने लोग राज्यसभा में इलेक्ट होते हैं, एलोकेशन सीट जो होती है वो किस शेड्यूल में लिखा हुआ है, तो ये 4th शेड्यूल में लिखा हुआ है। आंसर बी है इसका आंसर, 4th शेड्यूल। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। कितनी सारी यूनियन टेरिटरीज हैं, हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, इसमें से कितनी यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन जो है वो राज्यसभा के अंदर है। तो सारी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन है। पहला दिल्ली और दूसरा पुडुचेरी। यही दिल्ली और पुडुचेरी टेरिटरीज यूनियन टेरिटरीज हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा के अंदर है, और यही दोनों टेरिटरीज ऐसी भी हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में काम भी आती हैं। जब मैं आपको प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा अच्छे से तो मैं आपको इस पूरा डिस्कस करूंगा, क्योंकि यही 2 टेरिटरीज ऐसी हैं जो वहाँ पे भी वोटिंग देती हैं और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में काम आती हैं, इसको याद रखना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये का मतलब क्या होता है, अब वाकिफ हो गए होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वोटिंग एज वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18। ठीक है, 18 है, दिख नहीं रहा है इसमें, तो 21 साल से घटा करके 18 साल जो वोटिंग एज है ये कब की गई थी, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में की गई थी। ये किया गया था 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में किया गया था, और कब हुआ था 1988 में किया गया था 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। अच्छा, साथ और इसमें आते हैं अगला क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट फ्रोज द एलोकेशन ऑफ सीट इन द लोकसभा। अच्छा, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था जिसने एलोकेशन ऑफ सीट्स हैं राज्यसभा लोकसभा के अंदर उसको फ्रोज किया हुआ, मतलब कि जैसे अगर हमारी 552 सीट्स है लोकसभा के अंदर, तो ये 552 सीट्स हर एक स्टेट के हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से आती होंगी। ठीक है, तो अगर हर स्टेट, ये हमेशा कांस्टेंट बनी हुई है कब से, बहुत दिनों से, 1971 के बाद जब से सेंसस लिया गया उसके अकॉर्डिंग सीट्स बनाई गई, तब से जगह की ये 552 बिल्कुल कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट अब तक क्यों है, इसको जानबूझ के से किया गया है, इसको फ्रोजन किया गया है, क्योंकि जो भी हमारे कंट्री के अंदर जो सीट का एलोकेशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होता है। ठीक है, पॉपुलेशन होता है, तो जो पॉपुलेशन के बेस पे हमारा सीट का एलोकेशन होता है, मान लो लेट अस सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर 100 पे अगर हम ये बोलें कि 100 पॉपुलेशन पे हम एक सीट दे रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल है, तो अगर हर कोई अपने क्षेत्र का जो नेता या मंत्री होता है वो चाहता है कि हमारे यहाँ का सीट का जो एलोकेशन, सीट्स जो हमारे यहाँ ज़्यादा हों, ज़्यादा सीट्स होंगी तो ज़्यादा मौके बनेंगे लोगों को इलेक्ट होने के, तो वो अपने यहाँ के पॉपुलेशन को और मोटिवेट करेगा कि उनको पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई मेजर्स नहीं लेगा, कोई प्रिकॉशंस या कोई उसके लिए कोई चीज़ बढ़ावा नहीं देगा अपने समाज में। तो मतलब अगर उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई और 300 हो गई, तो जहाँ 100 पे एक था वहाँ पे 300 पे अब 3 सीट हो गई, तो सीट यहाँ पे बढ़ गई ना, तो इस चीज़ को डीमोटिवेट करने के लिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के, इस पॉपुलेशन के कंट्रोल को डीमोटिवेट करने के लिए सीट के एलोकेशंस को स्टॉप किया गया था कि हम ऐसा कानून लेके आएंगे, ऐसा एक लॉ लाएंगे, ऐसा अमेंडमेंट लाएंगे जिससे हम चीज़ कंट्रोल कर सकें। तो जो सबसे पहला लॉ आया था, अमेंडमेंट आया था, वो था 42nd अमेंडमेंट है, ठीक है, जिसका इसका आंसर होएगा। पर देखो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से सिर्फ टिल 2000 तक ही हम जो सीट जो एलोकेशन था उसे कंट्रोल किए थे, सिर्फ 2000 तक। अगर उसके आगे हमें इसको बढ़ाना है तो हमें फिर अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और हुआ भी। तो अभी क्या, अभी सीट तो अभी भी 552 है, लेकिन ये जो अमेंडमेंट था वो तो सिर्फ टिल 2000 तक था। तो अभी क्या है कि एक 84th अमेंडमेंट एक्ट हुआ, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जिसमें ये कहा गया
कि 2026 तक जो सीट्स हैं वो चेंज नहीं की जाएंगी, एज़ पर वो सिर्फ 1971 क्या जो चली आ रही है वही बेसिस पे चलेगी, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप 2026 तक पूरी तरीके से सहमत रहिए कि लोकसभा में 552 ही सीट रहेंगी मैक्सिमम, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं 2026 तक। उसके बाद आ सकते हैं तो आप अलग से पढ़ना। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द राज्यसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट, कब राज्यसभा की जो पहली बैठक थी कब उसको शुरू की गई थी, तो वो थी 1952। ठीक है, 1952 के अंदर राज्यसभा के अंदर पहली जो बैठक की गई थी 1952 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। ठीक है, और इसमें एक चीज़ याद रखना कि जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उसमें कुछ लोग नॉमिनेट होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कितने होते हैं, 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो प्रेसिडेंट इन्हें नॉमिनेट करता कब है? इन्हें नॉमिनेट करता कब है? इन्हें नॉमिनेट करता है वो हर एवरी 3rd ईयर, हर 3 सालों पे उसको वो नॉमिनेट करेगा। ठीक है, हर 3 साल पे, ऐसे एक 3 साल पे बारे नॉमिनेट किया, फिर आने वाले अगले 3 साल पे बारे को नॉमिनेट करेगा। तो याद रखना हर एवरी 3rd ईयर पे करता है। ठीक है, हर साल नहीं करता, बल्कि हर ईयर पे नहीं करता, हर 3 साल पे करता है। आगे आते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर्ड एवरी 2nd ईयर, कितने मेंबर्स ऐसे होते हैं राज्यसभा के जो रिटायर होते हैं हर 2 साल पे। ठीक है, तो ये होते हैं 1/3 मेंबर हर 2 साल पे रिटायर होंगे, क्योंकि 1/3 मेंबर उनका रिटायरमेंट चलता रहता है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि जो बंदा रिटायर होता है उसके पास पूरी वो होती है कि वो दोबारा से री इलेक्ट भी हो सकता है, या री नॉमिनेट भी हो सकता है, या री इलेक्शन भी उसका हो सकता है। तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो बंदा रिटायर होकर जा रहा है आज, वो री इलेक्शन और री नॉमिनेशन में आ सकता है, मतलब वो दोबारा से राज्यसभा के अंदर बैठ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टर्म, यहाँ पे टर्म की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है 61। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द राज्यसभा का पूछा गया है। इसमें कि जो राज्यसभा का जो टर्म होता है, जो मेंबर, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, इससे पूरी रिकॉर्ड नहीं है, मतलब ये पूछ रहा है कि जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा की स्पेशल जो मेंबर्स होते हैं उनका टर्म कितना होता है, क्योंकि राज्यसभा तो एक परमानेंट हाउस है, तो इसका टर्म पूछने का कोई मतलब नहीं है। जब कोई हाउस ही परमानेंट है उसका टर्म पूछने का कोई मतलब नहीं है, तो उसके मेंबर्स का टर्म पूछने का मतलब है। तो मेंबर्स का टर्म कितने साल का होता है? ये होता है 6 साल का। 6 ईयर का जो होता है वो टर्म होता है मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के मेंबर का। अच्छा, कुछ चीज़ें इसके बारे में और जान लीजिए। जैसे कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ नहीं है कि राज्यसभा का टर्म कितना होना चाहिए, या कितने उसके मेंबर्स का टर्म कितना होना चाहिए, तो ये सब लिखा हुआ नहीं है। तो फिर हमें ये पावर कहाँ से मिलती है? ये हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स है। ये एक एक्ट बनाया गया है, इसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये एक्ट आया, इस एक्ट में ये डिफाइंड है कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनके जो कार्यकाल होगा वो 6 साल का होगा। ठीक है, अच्छा आते हैं अगले क्वेश्चन पे। टर्म ऑफ द लोकसभा शैल बी। अब देखो, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि मेंबर की बात की गई थी, अब यहाँ पे क्या है, लोकसभा के टर्म पूछा है। लोकसभा के टर्म का मतलब कि जो लोकसभा है उसकी लाइफ पूछी जा रही है। ठीक है, उसकी लाइफ, उसमें क्या था, राज्यसभा के मेंबर की लाइफ पूछी जा रही थी। लाइफ मतलब ये मत समझना कि ज़िंदगी हो गई, लाइफ की मतलब कितने दिन तक वो उसमें बैठेंगे। तो राज्यसभा का इसमें मेंबर की लाइफ पूछी जा रही है, यहाँ पे लोकसभा का वो पूछा जा रहा है लाइफ। जो लोकसभा की लाइफ होती है वही वहाँ की मेंबर्स की भी लाइफ होती है। ठीक है, तो लोकसभा की लाइफ कितनी होती है? 5 साल ही होती है। ठीक है, और राज्यसभा कितनी होती है? 6 साल होती है। लेकिन यहाँ पे मेंबर का है, लेकिन यहाँ पे लोकसभा का पूछा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि मेंबर की लाइफ ही लोकसभा की लाइफ होती है
और राज्यसभा में तो परमानेंट हाउस है, तो उसे कोई वो नहीं है, ठीक है। लोकसभा को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 5 साल ही रहता है, इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक्सटेंड डिपेंड करेगा इमरजेंसी के ऊपर। या जब इमरजेंसी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। हाँ, अभी आप बस जान लो कि इमरजेंसी के टाइम पे इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अच्छा, और प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, वो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इसको कभी भी मतलब ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट के एडवाइस पे इसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, डिसॉल्व कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि डिसॉल्व कर सकते हैं, और इस पर कोई भी मतलब ये इनका जो डिसॉल्व करना है वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये हो गया कि कोई बंदा कल कोर्ट मतलब अगर प्रेसिडेंट ने अगर आज लोकसभा भंग कर दी, डिसॉल्व वो ख़त्म कर दी कि भाई अब नया इलेक्शन होगा, तो ये नहीं कि कोई पार्टी का मेंबर जाकर कहता नहीं भाई ये तो गलत हो गया, ठीक है, वो उसके लिए कोर्ट केस में नहीं जा सकता है, ठीक है, ये एक पावर है। आते हैं आगे हैं, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा रिस्पेक्टिवली। कितनी मिनिमम एज चाहिए आपको राज्यसभा और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, ठीक है। अब देखो, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपको चाहिए कितने, आप देखो एक काम करना, आप भी क्वेश्चन को अपने आप से करते रहना, और अपना जो आंसर है ना उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कितना आपने सही किया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैं बता रहा हूँ लेकिन उसके पहले आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो, आप एक्सप्लेनेशन सुन लो, मेरा भी सुन लो, जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसे भी सुनो, लेकिन आप खुद भी उस चीज़ को करो और उसको कमेंट बॉक्स में लिखना कितना आपका सही हुआ, ठीक है। तो मिनिमम एज क्या चाहिए राज्यसभा लोकसभा की? राज्यसभा के केस में जो मिनिमम एज है वो होती है 30 साल, और लोकसभा में कितनी होती है? 25 साल, यानी ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई ये पूछ सकता है कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब आपको ये पता होना चाहिए, आप खैर आपके साथ अब मैंने नहीं अभी पढ़ाया है आपको, लेकिन आपने अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन का मतलब क्या होता है कि जो अपने आप से ही चेयरमैन बन जाए, उसे बनाना नहीं पड़ता है। मतलब अगर कोई बंदा भारत का वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो वो ऑटोमेटिकली वो चेयरमैन बन जाएगा, मतलब क्या तुमको लीडर ऑफ मतलब हेड बन गया हाउस का, किसका? राज्यसभा का, अपने आप। इसके उसे कोई मतलब अलग से उस पोस्ट को देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे ही बंदे के वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ, जैसे ही वो इलेक्ट हुआ, वैसे ही तुरंत वो चेयरमैन बन जाएगा, किसका? राज्यसभा का। तो अब कोई आपसे ये पूछे कि कितना एज होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो अगर राज्यसभा में बनने के लिए आपको 30 साल की एज होनी चाहिए, तो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 साल। यह थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, लगा सकते हो। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट डिस्क्वालीफाई अ मेंबर फ्रॉम द पार्लियामेंट। देखो, कितने साल का आपको जेल हुई हो जिससे आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से, ठीक है। तो मान लो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपको जेल हो जाए उसके पहले, तो कितने साल की जेल हो जिसके बाद आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन पाएंगे? 1 साल कि 2 या 2 से ज़्यादा कि 6 महीने क्या कि 3 महीने का? तो याद रखना ऑप्शन बी सही है, 2 ईयर और मोर। अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा सालों के लिए अगर आप जेल के अंदर हैं तो आप कभी भी वो नहीं बन सकते हैं, मतलब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए आप डिस्क्वालीफाइड हैं, आप उसका फॉर्म ही नहीं भर सकेंगे, ठीक है। या भर भी देंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर भी दिया जाएगा अगर आपकी चीज़ खुल के बाद में आ जाती है तो। लेकिन अगर आप प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन के अंदर हैं, मतलब प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन के तहत अगर आप जेल में हैं, ठीक है, तो आपको अलाउ है, तब आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, ठीक है।
प्रिवेंशन रिटेंशन का मतलब क्या होता है, इसको अब जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर होगा अच्छे से। प्रिवेंशन रिटेंशन का मतलब ये होता है जब आपको पुलिस या आपको ये समझ के कैद पकड़ ले, प्रिवेंशन नाम ही क्लियर है, प्रिवेंशन और रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या होता है, कैद करना। प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बचाना। मतलब आपको आज कैद किया जा रहा है किसी भविष्य में किसी क्राइम को होने को बचाने के लिए, तो वो होता है प्रिवेंशन रिटेंशन। तो ऐसे केसेस में जिसमें कोई सबूत नहीं है या किसी सबूत या किसी शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है और क्राइम जो है वो प्रूफ नहीं हुआ है, ऐसे केसेस में आपको, अगर आपके ऊपर हैं तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप जेन्युइनली या उसमें पकड़े गए हैं, सब कुछ सही है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आगे आते हैं। सब्जेक्ट टू डिस्क्वालीफाई बीइंग एज अ मेंबर ऑफ हाउस इज़ फाइनल डिसीजन इन द हैंड ऑफ। अच्छा, जो भी डिस्क्वालीफाई का डिसीजन लेना होगा कि हाँ भाई ये बंदा डिस्क्वालीफाई है, ये मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट बनने के लायक नहीं है, ये फाइनल डिसीजन जो है वो लेता कौन है? ये फाइनल डिसीजन जो लेते हैं वो हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है उसके फाइनल डिसीजन लेंगे, लेकिन ये याद रखना इसमें ये ओपिनियन लेंगे। किसका ओपिनियन लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये ओपिनियन लेंगे इलेक्शन कमिश्नर का, ठीक है। ये उनको ओपिनियन लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखो ये तो है प्रेसिडेंट, ये तो है बड़े साहब, तो ये तो हर चीज़ को देख नहीं पाएंगे कि ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है इसकी क्या स्टेटस है, इसकी क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, इसके क्या क्या इसने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए क्या इसने फुलफ़िल किया है या नहीं किया है, ये तो ये चेक करने जाएंगे नहीं। चेक कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन चेक करेगा, इनका डिपार्टमेंट चेक करेगा। तो जब इनका डिपार्टमेंट चेक करेगा, इनको वेरीफाई करेगा, तो ये इनको रिपोर्ट भेजेगा, भैया ये ठीक आदमी नहीं है, इनको हटाओ, ठीक है, ये ठीक आदमी नहीं है, इनको हटाइए आप। तब ये ऑर्डर देंगे, हाँ इसको हटा दो। लेकिन ये डिसीजन नहीं लेंगे इनको हटा दो, ऑर्डर वो इनसे दिलवाएंगे, ठीक है, लेकिन डिसीजन यही लेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है। तो याद रखना इन दो इसकी इनकी ओपिनियन को वो कंसिडर करेंगे प्रेसिडेंट। अब आते हैं, ए पर्सन डिस्क्वालीफाई फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ। अच्छा, अब देखो क्या होता है ना कि एक मेंबर जो डिस्क्वालीफाई किए जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, वो डिफेक्शन लॉ होता है, ठीक है। डिफेक्शन लॉ होता है। इसमें क्या होता है कि इसका हिंदी जान लो तो दल बदल कानून, दल बदल बोलते हैं इसको, दल बदल से पहले क्या होता था, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो बहुत से नेता ऐसे थे जो कि कभी कांग्रेस में थे, ठीक है, कभी उनको अगर अच्छा फ़ायदा नहीं दिख रहा है तो कांग्रेस से पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी में चले गए, वहाँ पे मंत्री बन गए या उनकी सरकार आई, फिर वहाँ पे मंत्री बने हैं, उनको दिख रहा है कि यहाँ पे मंत्री बन जाएंगे तो वो यहाँ से यहाँ आते थे। तो ये पहले चलता था काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने एक बिल लाया, जिसको उन्होंने डिफेक्शन लॉ दिया, ठीक है, और वो 10 शेड्यूल के अंदर डाला गया, 10 शेड्यूल के अंदर इसको डाला गया। तो 10 शेड्यूल के अंदर इसमें ये कहा गया कि कोई भी आदमी, कोई भी नेता या अगर वो दल बदल जाता है, जैसे अभी आपने बहुत सारे मंत्रियों को देखा होगा कि कभी वो इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से इस पार्टी में आते रहते हैं। तो इसको रोकने के लिए उन्होंने ये लॉ लाया गया था, पर ये बहुत इफेक्टिवली दिखता नहीं है, क्योंकि नेता लोग कई तरीके से बच जाते हैं। तो ये उसको रोकने के लाया गया था, पर बहुत इफेक्टिव हुआ नहीं। अभी कुछ ये चलती हैं, इस पर लगाया जाता है कि काम करना चाहिए ये वो, लेकिन अभी तक तो कुछ ज़्यादा है नहीं इस पर। तो ये 10 शेड्यूल है, ऑप्शन सी, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कम अंडर द प्रोविज़न ऑफ द 10th शेड्यूल। अच्छा, अब देखो 10 शेड्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे इन एनी इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन, इफ़ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। तो आप याद रखना, दोनों स्टेटमेंट जो हैं, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। अब इसको स्टेटमेंट को एज इट इज़ दिमाग में रखो, एग्जाम्स में आएंगे, आप अगर इसको प्रैक्टिकली सोचोगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अभी आपने बहुत सारे पार्टी मेंबर से ज्योतिराव सिंधिया को देखा, इस पार्टी से उस पार्टी में चले गए, ठीक है। कहीं पर डिफेक्शन का लॉ लगा नहीं, वो कैसे बचें, किस तरीके से बचें, वो हमारा काम नहीं जानना, ठीक है। हमारा काम तो एग्ज़ाम क्लियर करना है, अगर हम ये जानने बैठेंगे तो हमारा टाइम बीत जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आप चीज़ों को याद रखिए सिर्फ। जैसे पूछा कि इंडिपेंडेंट कोई भी कैंडिडेट है, अगर वो एक पार्टी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो क्या डिफेक्शन लॉ के अंदर आएगा, तो बोलो आएगा। इफ़ नॉमिनेटेड मेंबर है, अगर वो किसी पर्टिकुलर पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं
हाँ, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ तो भी सर्टिफिकेशन लॉ के अंदर आएगा तो आएगा, यानी ए और बी ऑप्शन दोनों सही है। ठीक है, तो इसको याद रखना। इसके लिए अब बहुत दिमाग मत लगाना कि ये पार्टी उसमें चले गए, क्यों वहाँ चले गए। ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट लॉ हमारे नेता ही बनाते हैं, तोड़ते हमारे नेता ही हैं, तो इसके पीछे भागना मत ज़्यादा। ठीक है, आगे आते हैं। 68 है क्या, इफ़ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इन हाउ मेनी डेज ही मस्ट इमिटेट इन विच हाउस ही डिजायर टू सर्व। देखो, कोई भी पर्सन जो है, अगर वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब क्या हो गया, हाउस ऑफ पार्लियामेंट जब हम बोलते हैं तो दो हाउस आती है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, आपको पता होगा कि देखो कोई भी पार्लियामेंट के अंदर, देखो पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या आता है, एक बात जान लो आप। पार्लियामेंट के अंदर आते हैं लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए एक चीज़ और दे सकते हैं, वो यूनियन लेजिस्लेचर। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर भी लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यूनियन लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट को एक ही बात बोले तो दोनों एक ही चीज़ है, यूनियन लेजिस्लेचर और इक्वल टू पार्लियामेंट। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं वो बराबर होते हैं, तो इसके लिए कभी कंफ्यूज मत होना कि दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक ही चीज़ है। और इनके अंदर कम्बिनेशन क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट का। तो पूछा है क्वेश्चन कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो मेंबर ऑफ जो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में दोनों हाउस में इलेक्ट हो जाता है, मान लो लोकसभा में भी इलेक्ट हो गया, राज्यसभा में भी इलेक्ट हो गया। ठीक है, तो उसे कितने दिनों के अंदर अपनी एक सीट जो है वो लेफ्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हाउस को बताना पड़ेगा कि हमें भाई इस सीट को चाहिए। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, आप सब लगा लिए होंगे, सही होगा तो सही ऑप्शन है इसका 10 दिन। ठीक है, 10 दिनों के अंदर इनको बताना पड़ेगा हाउस को कि मुझे इस हाउस में रहना है, लोकसभा में रहना है या राज्यसभा में रहना है। अच्छा, अगर क्या हो, अगर ये ना बताएं क्या हो जाएगा, अगर ये ना बताएं, भाई नेता आदमी हैं, बड़े आदमी हैं लोग, नहीं बताएंगे तो क्या हो जाएगा। अगर ये नहीं बताते हैं, अगर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया 10 दिनों के अंदर, तो 10 दिन का जवाब नहीं दिया तो इनका जो राज्यसभा की सीट है वो लैप्स हो जाएगी। ठीक है, और लोकसभा की सीट रिजर्व हो जाएगी, मतलब लोकसभा में की सीट बच जाएगी, राज्यसभा में ख़त्म हो जाएगी। ठीक, आगे आते हैं। इन हाउ मेनी डेज अ मेंबर शुड रिजाइन हिज वन सीट इफ ही इलेक्टेड हिज सीट बोथ इन पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर एट द सेम टाइम। अच्छा, अगर अब क्या हो, अगर कोई ऐसा आदमी हो जो पार्लियामेंट में उसको ही इलेक्टेड हिज सीट इन द बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, कोई ऐसा आदमी हो जो पार्लियामेंट के अंदर भी सीट ले लें एक, और स्टेट लेजिस्लेचर। ऐसे लोग कौन से होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो MLAs होते हैं, वो किसी स्टेट में MLA हैं, MPs के चुनाव खड़े हुए, वो MP बन गए। अब ये MP भी बन गए, एक ही बंदा MP भी बन गया और एक ही बंदा MLA भी बन गया। अब ये कैसे हो सकता है कि दोनों एक जगह तो काम तो करेंगे नहीं, उन्हें एक सीट तो छोड़नी पड़ेगी, तो कितने दिनों में वो नोटिफाई करेंगे, बताएंगे हाउस को कि हमें एक सीट चाहिए, चाहे हमें लोकसभा की सीट चाहिए, चाहे हमें स्टेट लेजिस्लेचर की सीट चाहिए। तो उनको बताना होता है कितने दिनों में, उनको 14 दिनों के अंदर, 14 डेज़ के अंदर उन्हें ये नोटिफाई करना होता है कि हमें जो भी सीट चाहिए वो बता देंगे। अगर वो नहीं बताते हैं इन द केस तो क्या होगा, तो अगर वो नहीं बताते हैं तो उनकी जो लोकसभा की सीट होगी वो नहीं बचेगी, सिर्फ स्टेट की जो सीट होगी वही बचेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर वो नहीं बताते हैं तो लोकसभा की सीट इनकी लैप्स हो जाएगी, हट जाएगी, वैकेंट हो जाएगी, लेकिन स्टेट की सीट इनको मिल जाएगी। मतलब अगर आप स्टेट से आए हैं तो आप पहले अपने स्टेट का ख्याल रखिए, इसलिए आपको स्टेट की सीट दे दी जाती है, समझ लीजिए, ऐसे याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब्सेंट ऑफ हाउ मेनी डेज बिकम अ रीज़न टू डिक्लेयर द सीट ऑफ अ मेंबर वैकेंट। अगर आप हाउस से कितने दिन तक अगर आप एब्सेंट रहिए, जिससे क्या हो, जो आपकी सीट हो वो वैकेंट हो जाए, मतलब हाउस में कितने दिन तक एब्सेंट रहेंगे कि आपकी सीट जो है वो वैकेंट हो जाएगी, तो वो हो जाएगी कितने दिन, 60 दिन। अगर आप 60 दिन तक लगातार अगर आप एब्सेंट रहते हैं अपने हाउस से,
तो आपकी सीट क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी। ठीक, आगे आते हैं। एवरी मेंबर ऑफ द ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज़ टू मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ एंड अफर्मेशन बिफोर द। देखो, कोई भी मेंबर जो ऑफ पार्लियामेंट है वो किसके सामने ओथ और अफर्मेशन लेते हैं, तो वो लेते हैं के सामने, प्रेसिडेंट के सामने। ठीक है। अच्छा, प्रेसिडेंट को अगर मन नहीं है, भाई तबीयत खराब है, कुछ हो गया, मन नहीं कर रहा है इनका, बड़े आदमी हैं, क्या करेंगे, ये किसी भी मेंबर को नॉमिनेट कर देंगे, किसी भी मेंबर को नॉमिनेट कर देंगे कि भाई तुम हमारी जगह पे जाओ और ओथ और अफर्मेशन दिलवाओ इसको, मंत्रियों को। ठीक है, तो ये किसी मेंबर को नॉमिनेट भी कर सकते हैं, इनके पास ये पावर है। आगे आते हैं। द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इज़ फिक्स्ड बाई। जो डेट होता है इलेक्शन का स्पीकर का, उसे कौन फिक्स करता है, उसे फिक्स करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, उसे फिक्स करते हैं प्रेसिडेंट, इनको उस इलेक्शन की डेट को फिक्स करेंगे और कोई जिम्मेदार नहीं होगा। आगे आते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा गिव हिज रेजिग्नेशन टू। जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं किसको अपना रेजिग्नेशन देते हैं, तो क्या ये प्रेसिडेंट को देते हैं, क्या डिप्टी स्पीकर को, या चेयरमैन को, या डिप्टी चेयरमैन को। तो चेयरमैन तो वैसे ही गलत है, क्योंकि चेयरमैन तो राज्यसभा में होते हैं। डिप्टी चेयरमैन भी गलत है, क्योंकि डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा में होते हैं। बच्चे कौन, प्रेसिडेंट और डिप्टी स्पीकर। तो याद रखना, डिप्टी स्पीकर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। डिप्टी स्पीकर को अपना इस्तीफा कौन देता है, स्पीकर देता है। ठीक है। हाउ मेनी डेज ऑफ एडवांस नोटिस गिवन टू द स्पीकर इफ रिजोल्यूशन इज पास अगेंस्ट हिम। तो अगर रिजोल्यूशन पास हो जाए तो कितना हम देंगे, तो उसको हम देंगे 14 दिनों का। ठीक है, 14 डेज़ का हम देते हैं। ठीक, वीडियो लंबी हो रही ज़्यादा, थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। 14 डेज़ का देते हैं, और स्पीकर जो होता है वो प्रिसाइड नहीं करेगा हाउस को, लेकिन वो हाउस के अंदर बैठेगा। ही कैन सिट इन द हाउस एंड वोट भी कर सकता है अपने हाउस में, अपने रेजोल्यूशन के खिलाफ या सपोर्ट में, जो भी करना है उसे वो कर भी सकता है। लेकिन वो हाउस में बैठ सकता है, लेकिन वो प्रिसाइड नहीं करेगा। जैसे नॉमिनल लोग वर्क करते हैं वैसे वर्क कर सकता है। आगे आते हैं। हुज डिसीजन इज ऑल द पार्लियामेंट्री मैटर इज फाइनल। किसका डिसीजन होता है वो पार्लियामेंट्री मैटर में फाइनल होता है। तो पार्लियामेंट्री मैटर में डिसीजन फाइनल होता है स्पीकर का। स्पीकर जो है वो हेड होता है, तो इसका डिसीजन जो है ना वो बिल्कुल ही सर्वोपरि होता है। जो कोई भी डिसीजन लेना हो पार्लियामेंट्री मैटर्स में से, कोई सेटिंग करवानी हो, जैसे सीक्रेट सेटिंग होती है, तो इसके डिसीजन जो होते हैं वो फाइनल होते हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। बाकी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। और अगर जो भी आपको सजेशन देना हो वो आप अपने कमेंट बॉक्स में देना। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं आपको PDF दे दूँगा, मैं डाल दूँगा PDF वहाँ पे। तो चलिए, और होपफुली आपको पसंद आए। कुछ भी कमी हो, कुछ आपको लग रहा हो प्रॉब्लम है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी थैंक यू, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स, बाय।